Hi my dear students, I welcome you all to an academy class 9 and 10 and today we are going to complete the chapter political parties in one shot. देखो हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और जिनसे 100% श्योर आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो भी अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन आते हैं. Political party is one such chapter. It is a very important chapter and a very easy chapter. इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं चैप्टर के पॉइंट्स को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में. तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ. सो गाइज, आई एम रश्मि सिंह, योर टीचर. RSYT इज माई कोड. वेलकम टू द क्लास एंड इफ यू विश टू गेट द क्लास नोट्स then do join the telegram channel बनना है ज्ञानी तो follow रश्मि सिंह अजवानी. Okay, so now without any delay let us just begin the chapter. one shot में पूरा chapter complete कराएंगे, important question answers भी करेंगे. and बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना. अगर कोई सा भी डाउट होगा हम आपको ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करेंगे. एंड ऑल्सो like the video, share it with your friends. if you find it useful, let me know. okay, तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है. ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका क्या मीनिंग है, उनका नेसेसिटी क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं. दिस इज लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है, ये पढ़ना है आपको. पॉलिटिकल पार्टी का क्या मीनिंग है, डेफिनेशन, फंक्शंस, नीड, एवरीथिंग. ओके, उसके बाद हम आते हैं कि कितने तरीके की पार्टी सिस्टम्स हो सकती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर. ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम्स हो सकते हैं. फिर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर कितनी सारी नेशनल पार्टीज है एंड देन स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं. एंड लास्ट पार्ट जो हमारा चैप्टर का है उसमें हम चैलेंजेस डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और कैसे उनको रिफॉर्म किया जा सकता है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो अगर मुझे इस चैप्टर को लाइक पार्ट वाइज डिवाइड करना हो तो ये जो आपका पार्ट है, दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट जहां पे हम पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग, फंक्शन, नेसेसिटी को जानेंगे और कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां इस बारे में बात करेंगे. फिर सेकेंड पार्ट में हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि भाई इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. देन दिस इज द थर्ड पार्ट, चैलेंजेस एंड किस तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को हम सुधार सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है चैप्टर के अंदर, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. ये आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भाई आज के टाइम पर तुम देखते हो ना, हमारे देश के अंदर जो भी सरकार चल रही है, ठीक है, हो सकता है लोगों को संविधान के बारे में कुछ नहीं पता हो. ठीक है, हो सकता है लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता हो, लेकिन जो भी सरकार काम कर रही है, जब हम बोलते हैं सरकार काम कर रही है तो पीपल उसको इनडायरेक्टली किससे रिलेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीपल रिलेट विद पॉलिटिकल पार्टीज. उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ आता, उनको राइट्स नहीं समझ आते, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है एक्चुअली में कैसे गवर्नमेंट काम करती है, बट दे ऑल नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. सो दे आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. सबसे ज़्यादा दिखने वाली अगर कोई बॉडी है डेमोक्रेसी के अंदर तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं. गांव के अंदर जाओ, जाकर के उनसे पूछो कमल का जो है फूल वो किसका सिंबल है, या जो पंजा है वो किसका सिंबल है, झाड़ू किसका सिंबल है, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. लेकिन उनसे पूछो कि संविधान क्या होता है और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मे बी उनको नहीं पता होगा. सो डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द कॉमन पीपल, राइट, फॉर द ले मैन, जो एकदम ही ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनके लिए डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. एंड पार्टीज आर आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जहां पे भी होगी तो सोसाइटी के अंदर भाई एक तरीके से डिवीजन तो क्रिएट होगा. बेसिकली समाज के लोगों को जोड़ती भी है एंड एट द सेम टाइम डिवाइड भी करती है पॉलिटिकल पार्टी, जोड़ती भी और तोड़ती भी है. ठीक है, घर के अंदर ही आप देख लेते हो कभी कभी कोई पर्टिकुलर मेंबर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई पर्टिकुलर मेंबर किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, राइट. तो ये समाज के अंदर एक तरीके से फैक्शंस भी क्रिएट करती है, लोगों को जोड़ती भी है, लोगों को तोड़ती भी है. ठीक है, तो ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. वाई डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टिजनशिप. ठीक है, पार्टिजनशिप का मतलब होता है बेटा पक्षपात. ठीक है,
तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज इतना पक्षपात क्यों करती है ना? देखते ही हो ना, हमेशा आएगी और कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा, बोलेगा हमें वोट दो, हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से पक्षपात ही तो कर रहे हैं ना ये। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना काम कैसे करना है, एक पक्ष में जिन लोगों ने उनको वोट दिया उन्हीं के हिसाब से तो काम करना है ना, तो उनको किसी ना किसी का तो पक्ष लेना पड़ेगा ना बच्चों, ये बात होती है, ठीक है। सो पार्टीज आर अबाउट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। वो हमेशा सोसाइटी में कुछ लोगों का पक्ष लेते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी का काम ही वही है ना, तो इसलिए उनके अंदर पार्टीजनशिप होती है, वो एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज पे अग्री करेंगे, देन लोगों को पर्सुएड करेंगे कि हमारी पॉलिसी अच्छी है, फिर जनता उनको वोट देगी, देन दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, ओके। सो दे इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट इज वर्किंग फॉर। हमेशा पार्टी अपने सोसाइटी के उस पार्ट को जिसको वो सपोर्ट करती है उससे जानी जाती है। जैसे मैं जैसे बोलूँ BSP, बहुजन समाज पार्टी, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये तो दलित्स को सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा पक्ष तो रखेगी ना, लेगी वो दलित लोगों का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्टीज के अंदर पार्टीजनशिप होता है। व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टीजनशिप? बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और उस पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए ही ये पॉलिसी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए इनमें पार्टीजनशिप तो होता ही होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्विवेलेंट टू। बिल्कुल जो आम जनता होती है हमारी, उनके लिए डेमोक्रेसी का क्या मायना है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी, लीडर या लेजिस्लेचर? उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप तुम लोगों का ये आंसर कमेंट बॉक्स में सही आया होगा। व्हाट आर द पार्टीज आइडेंटिफाइड विथ? पार्टी किससे जानी जाती है? अपने लीडर से, अपने सोशल पॉलिटिकल डिवीजन से, अपने फंक्शन से, अपने स्कीम से। देखो लीडर तो आता जाता सकता है, आज यहाँ है कल कहीं और चला जाए, ठीक है। पार्टीज के जो फंक्शंस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, इसका स्कीम भी चेंज हो सकता है, लेकिन एक जो पार्ट ऑफ द सोसाइटी जिसको वो रिप्रेजेंट करती है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। नाउ विच इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी? हमने जस्ट पढ़ा, सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है भैया? ये तो समझ आ गया कि ये सबसे ज्यादा दिखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन है क्या? तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, हु हैव कम टुगेदर टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ लोग आए हैं जो कि सरकार के अंदर क्या करने वाले हैं? बेसिकली इलेक्शंस में फाइट करने वाले हैं और अपनी सरकार बनाने वाले हैं। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो जीतने के लिए ही करेंगे, हारने के लिए तो नहीं करेंगे, है ना, इसीलिए लिखा है दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं लीडर, ठीक है, सेकेंड पे आते हैं एक्टिव मेंबर और थर्ड पे आते हैं फॉलोअर्स, ओके। अब लीडर कौन है? लीडर इज द फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी आप बहुत सारी स्कीम को नहीं जानते होगे, बहुत सारे लोगों को नहीं जानते होगे, काम क्या कर रही है पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं पता होगा, लेकिन लीडर जरूर पता होगा, ठीक है। एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं? एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं एक्टिवली, ठीक है। सो लीडर्स के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करते हैं, उनको एक्टिव मेंबर कहा जाता है। एंड फॉलोअर्स आप और मेरे जैसे जनता होते हैं, आम जनता होती है, ठीक है। पार्टीज एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इनके अंदर पार्टीजनशिप होता है, पक्षपात करते हैं ये, ठीक है। अब इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है बच्चों। इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, इसलिए आप टेंशन मत लो। सबसे पहला काम है हमारी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना, ठीक है। बनाई ही इसलिए जाती है पॉलिटिकल पार्टी कि वो चुनाव में लड़ सकें। देन दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली जनता जो है वो उनके सामने मैनिफेस्टो रखते हैं और उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जब जनता के सामने रखते हैं तब जाकर के जनता उनको वोट देती है। सो दे बेसिकली पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ठीक है। सेकेंड है दे प्ले डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री।
जो हमारे देश के अंदर नियम कानून बनाने होते हैं वो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी ही बना रही होती है बच्चों। ठीक है, अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे मैम? देखो, लॉज कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेचर में बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा। वहां पे बैठता कौन है? वहां पे जो मेंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को तो बिलोंग करते हैं ना, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दे मेक लॉ फॉर आवर कंट्री। देन दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। यस, जो सरकार बनती है वो बनती कैसे है भाई? पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, वही मिनिस्टर्स को ट्रेन करती है, बेसिकली कैंडिडेट्स को ट्रेन करती है, फिर मिनिस्टर बनाती है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जितने भी मिनिस्टर्स हैं बच्चों, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सो इस तरीके से ये सरकार चलाते हैं। दोज पार्टी हु लूज द इलेक्शन दे बिकम द ऑपोजिशन। तो ये ऑपोजिशन की तरह भी काम आते हैं, ठीक है ना, ऑपोजिशन की तरह भी काम करते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे सपोज करो हमारे पास लोकसभा में 543 सीट्स है, तो सारी की सारी सीट्स जो है वो एक पार्टी को थोड़ी मिल जाएगी। तो 543 में से अगर सपोज करो मिलती है 300 सीट मिल गई एक पार्टी को, तो बाकी के बचे हुए जो सीट्स हैं वो दूसरी पार्टी ने जो जीते वो सब ऑपोजिशंस में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पार्टी शेप द पब्लिक ओपिनियन। यस, देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ठीक है बेटा, देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे चल रहे होते हैं, देश के अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स आ करके पोडियम पे, प्लेटफॉर्म पे, मीडिया में हमें सुना के जाते हैं, उसी से हमारा ओपिनियन शेप अप होता है, ठीक है। उसी से जनता जो है अपना राय बनाती है, जनता जो है अपना क्या बोलो सोच जो है जनता की वो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही डिपेंडेंट होती है, उनसे ही ट्रिगर होती है हमारी सोच। नाउ नेक्स्ट इज द पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, कहने को तो देखो वेलफेयर स्कीम एक सरकार की होती है, भारत सरकार की वेलफेयर स्कीम है, लेकिन जनता तक पहुंचाने का काम किसका है? पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारी सड़क बनी है कोटा शहर के अंदर, बहुत खूबसूरत हो गया हमारा कोटा शहर, है ना। आप जा करके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, कोटा का जो चंबल रिवर फ्रंट बना है या ऑक्सीजोन पार्क बना है, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है। लेकिन ऑब्वियसली सरकार ने बनाया है, लेकिन ये वेलफेयर स्कीम्स जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा कांग्रेस के ज़माने में ये चीज़ें हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने करी है, ऐसा हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7 फंक्शन, जिसको तुमको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी बता देती हूँ बच्चों, PL पावर, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, इससे हमारे 7 फंक्शंस पूरे के पूरे हो जाते हैं कंप्लीट। सबसे पहला है दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है, ये आ गया। सेकेंड है दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ठीक है, यहां आ गया। फिर क्या करते हैं भाई? ये लॉज बनाते हैं, तो लॉज वाला हो गया यहाँ पे। फिर क्या होता है? तो फिर बेसिकली दे रन गवर्नमेंट, दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यहाँ आ गया। फिर आता है ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन को शेप कर दिया। ऑपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं, ओ आ गया। एंड वेलफेयर स्कीम्स जनता तक पहुंचाते हैं, W आ गया, ठीक है। सो दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, दे make law for the country, they form and run government, they put forward policies and program, they shape up the public opinion, and they play the role of opposition, and they basically provide access to welfare schemes and government machinery। तो ये हो गए हमारे 7 फंक्शंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना। अब यहाँ पर एक एक फंक्शन को थोड़ा डिटेल में बताया। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे? देखो इलेक्शन तो कैंडिडेट ही खड़ा होगा ना इलेक्शन के अंदर। हमारे इंडिया में जो हमारे पार्टी के एकदम जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं ना, वो कैंडिडेट को टिकट देते हैं। यूएसए के अंदर ऐसा नहीं होता, यूएसए के अंदर जो मेंबर सपोर्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्शन करने का तरीका। दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब देखो देश के अंदर 7200 प्रॉब्लम्स हैं, है ना, लेकिन उनमें से कौन सी पॉलिसीज जो हैं उस पर हमें बेसिकली काम करना है वो डिसाइड करती है हमारी पॉलिटिकल पार्टी। इट रिड्यूसेस द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू द फ्यू बेसिक पॉइंट। बहुत सारे ओपिनियन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको सामने लाती है और फिर रूलिंग पार्टी उसके हिसाब से रूल्स लॉज बनाती है, ठीक है। हु चूजेस द कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया? मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी, टॉप पार्टी लीडरशिप, द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा? अभी जस्ट बताया, यूएसए और इंडिया की कहानी थोड़ी अलग अलग है ना। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो चूज करते हैं, लेकिन यूएसए के अंदर
मेंबर्स एंड सपोर्टर्स चूज करते हैं। दे प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। तो मैंने आपको बोला सारे के सारे लॉ लेजिस्लेचर में बनते हैं और लेजिस्लेचर्स में मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल क्या करती है, लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, बाद में उनको मिनिस्टर बनाती है और वही हमारी सरकार चलाते हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। सारे के सारे मेंबर्स राज्यसभा लोकसभा के अंदर एक पार्टी के नहीं होते, ऑपोजिशन के भी होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है गलतियां ढूंढना रूलिंग पार्टी की, सो दैट सरकार में कोई गलत पॉलिसी ना पास हो जाए। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बच्चों। एंड देन दे बेसिकली लास्ट वाला हमारा पॉइंट है कि ये लोग पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं एंड वेलफेयर स्कीम्स को जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स को जनता तक पहुंचाते हैं। अब देखो नेसेसिटी क्या है। अब यहाँ पे ना बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, दो टर्म्स हैं। ठीक है, एक है फंक्शंस एंड अनदर वन इज नेसेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे फंक्शंस थे पीएल पावर। ठीक है, लेकिन नेसेसिटी मतलब जरूरत क्या है, नेसेसिटी का मतलब आप समझो। यहाँ पे घर में मम्मी होती है ना, मम्मी का फंक्शन बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मम्मी की नेसेसिटी अलग ही चीज है। फंक्शन तो हो सकता है मम्मी जो काम कर रही है वो कोई और भी कर दे, राइट, लेकिन मम्मी की जो नेसेसिटी है वो कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फंक्शंस तो हमने पढ़ लिया, पीएल पावर है ना जो हमने ट्रिक बनाया, लेकिन इसकी नेसेसिटी क्यों है। तो नेसेसिटी समझने के लिए ना, जैसे मम्मी के भी घर के अंदर कितनी नेसेसिटी है वो आपको तभी समझ आता है जब मम्मी चली जाती हैं इधर उधर कहीं 2-4 दिन के लिए, तब समझ में आता है कि ओ हो मम्मी का काम तो मम्मी कर सकती है ना। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज की क्या नेसेसिटी है, इसको समझने के लिए ना हमें एक सिचुएशन इमेजिन करना पड़ेगा जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो तुम सोचो ऐसे में सरकार बनाना अपने आप में चैलेंज नहीं हो जाएगा कि मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करोगे। वो जो 543 लोग आपको लोकसभा में बिठाने हैं 140 करोड़ जनता के लिए, 543 लोग तो काफी नहीं हो पाएंगे, है ना। उन 543 लोगों को चुना कैसे जाए भाई, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, केओस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज इंडिपेंडेंट, देन नो वन विल मेक प्रॉमिस फॉर एनी मेजर डिसीजन, है ना। ऐसा तो कोई प्रॉमिस ही नहीं करेगा आपको, कोई मेजर डिसीजन लेगा ही नहीं अगर सभी लोग निर्दलीय लोग होंगे तो। ठीक है, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं जाके लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, और जहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ओपिनियंस है, देश के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो इन सारे ओपिनियंस को कलेक्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई एजेंट तो चाहिए ना। तो ये जो ओपिनियन है उसको कलेक्ट करने के लिए काम कौन करती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी। सो एज सोसाइटी बिकम लार्जर एंड कॉम्प्लिकेटेड, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर व्यूज, राइट, व्यूज बोलो या ओपिनियंस बोलो, इसको गैदर करने के लिए भी हमें एक एजेंट चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द वर्किंग ऑफ द रूलिंग पार्टी। सो बेसिकली अभी हमारी करंट रूलिंग पार्टी कितनी सक्सेसफुल है उसके बारे में बात करते हैं। दे टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट एंड वर्किंग एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। सक्सेस के बारे में यहाँ पे बात किया, तो यहाँ पे फेलियर के बारे में भी बात कर रही है भाई। फेलियर के बारे में कौन बात कर रहा है, ऑपोजिशन वाली पार्टी बात कर रही है। ठीक है, और लास्ट क्या है, ये लिंक की तरह एक्ट करती है। तो नेसेसिटी का आपका ट्रिक क्या बन गया, प्रो सक्सेस फेलियर लिंक। ठीक है,
काम क्या है हमारे पॉलिटिकल पार्टी का? सबसे पहला काम है भाई कि ये प्रॉमिस करती है कोई भी मेजर पॉलिसी चेंजेस, ठीक है, जो भी पॉलिसी चेंजेस होते हैं उसको बेसिकली डिसाइड करती है। मेजर पॉलिसी चेंजेस कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी। आर का मतलब है बेटा ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी डेमोक्रेसी की यूटिलिटी ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये ओपिनियंस को इकट्ठा करती है, रूलिंग पार्टी के सक्सेस को बताती है, रूलिंग पार्टी के फेलियर्स को बताती है, और ये लिंक की तरह एक्ट करती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिटिकल पार्टीज एक्सरसाइज पावर थ्रू विच ऑफ दीज फंक्शन? They contest election, they play a decisive role in making law for the country, they form and run government, all of the above. बताओ क्या होगा आंसर? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने पावर को दिखाती है? तो बाय ऑल ऑफ द अबव, ये जितने भी हैं सारे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन ही तो हैं, राइट। Who chooses the candidates contesting election in India? अभी जस्ट हमने किया था, टॉप पार्टी लीडर्स करते हैं ऐसा इंडिया के अंदर। Now there are some warm up questions. Take a little bit of time and answer correctly. Which of the following is the characteristic of political party? Is a group of people organized for betterment of their locality, group of people sharing similar religious views, group of people having common principles and views on public matters, group of people attending an election meeting. So it is a group of people who have got common views. एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनका व्यू एक होगा, उनका पब्लिक मैटर्स पे ओपिनियन सेम होगा, तभी तो वो सेम पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को क्यों ज्वाइन नहीं कर लेंगे फिर तो, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? टू हेल्प लेजिस्लेचर मेक लॉ, टू हेल्प एग्जीक्यूटिव्स एडमिनिस्टर द कंट्री, टू हेल्प जुडिशरी डिलीवरिंग द जजमेंट, टू हेल्प पीपल चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या पॉलिटिकल पार्टी का? चलो बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा कि जनता जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव तभी चूज कर पाएगी जब पॉलिटिकल पार्टी होंगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेसी? लीबिया, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका। तो लीबिया डेमोक्रेसी नहीं है। Which of the following is the correct statement? India is a one-party system. Political parties in India came into existence even before independence. आज़ादी के पहले भी political parties थी क्या? आप लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा होगा, INC करके एक पार्टी थी, है ना। Political parties in India emerged only after independence. The Congress did not get majority in लोकसभा। ये होगा हमारा आंसर। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी आज़ादी के पहले भी, हिंदू महासभा थी, ठीक है। देन जस्टिस पार्टी के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है क्लास हिस्ट्री क्लास चैप्टर 2 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी वर्क सीक्रेटली टू ब्रिंग चेंज इन द सिस्टम। सीक्रेटली काम करती है क्या? यहीं पे आ गया, ये पहला ही होगा आंसर आपका। दे शेप पब्लिक ओपिनियन, ये तो फंक्शन है। दे अटेम्प्ट एंड एक्वायर पॉलिटिकल पार्टी, यस दे डू। दे फॉर्म द ऑपोजिशन इफ नॉट इन मेजॉरिटी, यस दे एब्सोल्युटली फॉर्म द ऑपोजिशन। सिंस व्हेन कोलिएशन गवर्नमेंट इन इंडिया हैव कम टू स्टे एट द नेशनल लेवल? तो बेटा कोलिएशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। जब एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलता तो बहुत सारी पार्टी हाथ मिला करके सरकार बना लेती है। ये ट्रेंड शुरू है 1989 के बाद, ठीक है। सो नाउ हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? दैट इज द क्वेश्चन। एक देश के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? देखो कोई देश अपना पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए नहीं चूज कर सकता है, ठीक है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि कैसे हिस्टोरिकली आपकी गवर्नेंस इन काइंड ऑफ इवॉल्व हुई है, आपका जो भी गवर्नमेंट है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। पुराने ज़माने में हर जगह पे किंगडम्स हुआ करते थे, राइट। लेकिन किंगडम से आपने ये नेशन बनने तक का सफ़र कैसे बेसिकली अचीव किया है, उसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई है ये कहानी कि भैया आपके देश के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। अब अपना देश तो भैया जोग्राफिकली भी बहुत एथनिक रहा है ना, हमेशा से इतने सारे किंगडम्स हुआ करते थे, तो डेफिनेटली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। अब देखो हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? लोगों का ओपिनियन बड़ा ना अजीब अजीब सा है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है 27% ऑफ द कैनेडियन थिंक दैट द लिबरल शुड बी इन द पावर, 35% think conservative deserve a chance, 98% Canadians agree that all politicians should be locked in the trunk of 82 and going over the Niagara Falls. So basically
यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो आजकल के ज़माने में एक्चुअली में इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है और जनता का बहुत कम विश्वास है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। तो जैसे कनाडा के अंदर बच्चों आपको देखने को मिलेगा, कनाडा के अंदर लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स की 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में जनता का कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहाँ पे जनता पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होगी ना वहाँ पर आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। So we have 1 party system, 2 party system and multi party system, ठीक है। अब जैसे कि चाइना की बात कर लो तो वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वही हर बार सरकार बनाती है, ठीक है। सो इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी एंड हमारे देश में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और अगर और पॉलिटिकल पार्टी है भी तो वो सारे के सारे इसी पार्टी के मेंबर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। सीसीपी बोलते हैं वैसे इसको, सीसीपी या सीपीसी भी बोलते हैं। सो ये लोग हमेशा से कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं और वही प्रिंसिपल है इनका। तो यहाँ पे चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है और ये जो पार्टी सिस्टम है ना ये काफ़ी घातक हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता के पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइस ही नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी चॉइस, लाइक दे कैन नॉट एक्चुअली रिजेक्ट एनी कैंडिडेट। एक ही तो है ना, या यस लिखो नो लिखो, सरकार तो इन्हीं की बननी है। सो ऐसा लगता है यहाँ पे, कभी कभी लगता है यही लोग भगवान है और इसीलिए इनके यहाँ पे कोई ऑपोजिशन भी नहीं होता। बट इसका फ़ायदा भी है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन बहुत जल्दी से लाइक फेवर में पास कर दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता, तो बहुत ही जल्दी से डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो क्विक होती है बहुत यहाँ पे जो भी एक्शंस होते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ना 2 पार्टी सिस्टम में क्या होगा, मोस्टली 2 ही पार्टीज होंगी जिनके अंदर पावर ऐसे जो ऑसिलेट होता रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्टली 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है, कई जगहों पर 2 से ज़्यादा भी है। जैसे यूएसए वगैरह के अंदर वैसे तो डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक हैं, ठीक है, बट और भी छोटी मोटी पार्टीज हैं, दे नेवर एक्चुअली गेट एनी टिकट लाइक इन लेजिस्लेचर, उनको बहुत कम पावर मिलता है ना, एक आध टिकट जीत जाते हैं। सो इन दिस पार्टी सिस्टम 2 parties हैव सीरियस चांस टू विन द मेजॉरिटी, यही 2 लोगों के चांसेस हैं। पावर मोस्टली यही 2 पार्टी के बीच में स्विंग होता रहेगा। यूएसए के अंदर ऐसा है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ऐसा है। अगर हम बात करें इसकी मतलब लिमिटेशंस की एंड इसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, 2 party सिस्टम इज स्टिल बेटर, एटलीस्ट पीपल हैव 2 choices, राइट। तो वहाँ पे एटलीस्ट डेमोक्रेसी अगर कोई देश कह रहा है ना 2 पार्टी सिस्टम तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं मान सकते, ठीक है। तो 2 party सिस्टम इज स्टिल बेटर, यहाँ पे जनता के पास एक चॉइस होती है, यहाँ पर भी डिसीजंस जो हैं थोड़े क्विक होते हैं, एफिशिएंट होती है 2 party सिस्टम वाली सरकार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिसी बनाने में टाइम नहीं लगाती, ठीक है। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है जल्दी हो जाएगा क्योंकि 2 ही पार्टी है ना, डिस्कशन करना ईजी है, कंक्लूजन तक पहुँचना थोड़ा क्विक है। नाउ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर कोई डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे जनता को जितनी ज़्यादा आप ओपिनियन लाइक ऑप्शंस दोगे उतना अच्छा है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर जैसे क्या होता है बच्चों कि बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चर है, इसलिए हमारे पास बहुत सारी पार्टीज है। सो इन दिस पार्टी सिस्टम मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड गेन पावर। और आप कुछ कह नहीं सकते, आज के ज़माने में बीजेपी जो है वो बना ले सरकार, आम आदमी पार्टी बना ले या फिर मतलब कांग्रेस बना ले, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है हमारे इंडिया में है क्योंकि हमारे पास 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं और यहाँ पर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट आपको बेसिकली एंजॉय करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना ओपिनियन लेकर आती है, जनता को ज़्यादा फायदा होता है। सो व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम? अब देखो, इंडिया या कोई भी देश जो है अपना पार्टी सिस्टम खुद से नहीं अडॉप्ट कर सकता, इट्स नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। बट हाँ, इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज इट्स सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इन सच ए डाइवर्स कंट्री 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी से काम ही नहीं चलने वाला है। 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी तुम सोचोगे कि भैया सारी मुद्दों को सॉल्व कर दे, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी सारा डाइवर्सिटी है कि आपको 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही, अगर आप हर इशू को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ला करके डिस्कस करना चाहते हो तो, ठीक है। अब अलायंस और फ्रंट क्या होता है? जहाँ पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर अलायंस या फ्रंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अलायंस वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है, फ्रंट नहीं यूज़ होता। अब फ्रंट वर्ड अगर आ गया एग्जाम में तो ध्यान रखना, अलायंस को ही बोला जा रहा है, ठीक है। अब अलायंस क्या है? इसको बेसिकली अलायंस इज लाइक, वैसे अलाई वर्ड का मतलब ही होता है फ्रेंड,
ठीक है, बट यहाँ पे फ्रेंडशिप जो की गई है थोड़ी मतलब बेनिफिट के लिए की गई है। ओके, सो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर हाथ मिला लेती हैं। दे जॉइन हैंड्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए दे जॉइन हैंड्स, उसको हम बोलते हैं अलायंस। जैसे हमारे पास एनडीए अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको लीड करती है बीजेपी। जैसे हमारे पास लेफ्ट फ्रंट अलायंस है। लेफ्ट फ्रंट अलायंस में कौन कौन सी पार्टी है? सीपीआई, सीपीआईएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवॉल्यूशनरी, ये है। देन आपके पास यूपी है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको कांग्रेस लीड करती है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अब तो पार्टी सिस्टम हमने पढ़ा था पहले, अब हम पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। कितने टाइप की हो सकती है पार्टी सिस्टम? तो 3 तरह की हो सकती है ना, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरीके की हो सकती हैं? ये 2 तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी। नाम से ही समझ आ रहा है, नेशनल पार्टी वो पार्टी होगी जो नेशनल लेवल पे बेसिकली जिसकी पहचान होगी, है ना, जो नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म लॉज पॉलिसीज बनाएगी। स्टेट पार्टी स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलर होगी, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही पॉपुलर होगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कोई सी भी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, हर पार्टी को रिकॉग्निशन कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सारी पार्टी को रजिस्टर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के साथ। अब देखो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? वो पार्टी जो 6% वोट इकट्ठा कर ले लोकसभा में, ठीक है, या फिर किसी 4 स्टेट के अंदर सरकार बना ले। ठीक है, या फिर 6% वोट उसको मिल जाए विधानसभा में। 6% वोट कहां पे मिलना चाहिए? लोकसभा या फिर 4 विधानसभा, यानी कि 4 स्टेट की विधानसभा में, प्लस इसको 4 सीट मिलना चाहिए लोकसभा में, तब जाकर के ये बनेगी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए? 6% वोट चाहिए लोकसभा में। अगर वो नहीं हो पाया तो 4 स्टेट के विधानसभा में आपको 6% वोट चाहिए, प्लस इसके साथ एक्स्ट्रा और क्या है? 4 सीट आपको चाहिए लोकसभा के अंदर। 543 सीट्स होती है ना, 2 जो है वो हमारे प्रेसिडेंट डोमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन को, 7 और हो सकती हैं, वो हमने यूनियन टेरिटरीज के लिए रख रखा था, जो अभी नहीं, 552 हो सकती है टोटल। तो बेसिकली उसमें से 4 सीट होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बेसिकली हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, लेट अस सपोज ये संस्कारी आदमी पार्टी है। ठीक है, अब इसको बनना है, लेट अस सपोज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो या तो ये भाई 6% वोट लेकर आ जाए लोकसभा में, या कोई से भी 4 स्टेट में। यहाँ पर हमने रैंडमली कोई 4 स्टेट लिया है, जैसे कि गुजरात ले रखा है, तमिलनाडु ले रखा है, यूपी ले रखा है, एंड कर्नाटका ले कर्नाटका, महाराष्ट्र ले रखा है। ठीक है, तो या तो कोई 4 स्टेट में ये 6% वोट ले आए, या फिर लोकसभा में ले आए, प्लस 4 सीट आपको चाहिए लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट इज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या चाहिए? 6% आपको टोटल वोट्स चाहिए विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, एंड 2 सीट चाहिए। ठीक है, 2 सीट चाहिए विधानसभा में, 6% वोट चाहिए। सिंपल, नहीं तो फिर वो स्टेट पार्टी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। सो हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टी। अब ये बेटा क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, है ना। आप ये टेबल बना करके ऐसे प्रॉपरली क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब इसका अगर नोट्स चाहिए आपको, तो आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। सो नाउ लेट अस कम टू विच नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज डू वी हैव इन इंडिया। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। वैसे अभी गूगल पे जा करके सर्च करोगे तो ये चीज़ें अपडेट हो गई है, एनसीईआरटी बुक में जो दिया है हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तो हमें आंसर भी वही लिख कर आना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहली पार्टी है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ममता दीदी पता ही होगा तुम लोगों को, इनकी पार्टी है, ये इनका सिंबल है, बहुत ज्यादा एक्टिव है वेस्ट बंगाल के अंदर। सो दिस पार्टी वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998। ममता जी इनकी लीडर हैं, लेकिन इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है 2016 में। मतलब ये 2016 में जो है 6% वोट इसको मिला था 4 स्टेट से ज्यादा स्टेट में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो 4.07% वोट ही मिला था लोकसभा में, लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है 4 स्टेट से ज्यादा स्टेट में, लाइक वेस्ट बंगाल, देन आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन चारों स्टेट्स में था। तो इसको हमने स्टेट पार्टी बना दिया। इसका सिंबल आप देख सकते हो, ग्रास एंड फ्लावर है, और ये सेक्युलरिज्म फेडरलिज्म में
फेथ रखती है, बिलीव करती है। ऐसे ही बेटा हर पॉलिटिकल पार्टी का आपको कुछ कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना पड़ेगा, एंड इससे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज वाले। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन का मतलब होता है मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये मोस्टली काम करती है बेसिकली उन लोगों के लिए जो बोल सकते हो जिनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। बोल सकते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, और इनका मानना है कि मैक्सिमम लोग इंडिया में अंडर प्रिविलेज्ड ही हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम रख दिया है बहुजन समाज पार्टी, कि समाज के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 1984 में बनी थी। काशी राम जो है ये इसके लीडर थे। इसका सिंबल आप देख ही सकते हो, हाथी है, और माया देवी भी इसकी बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं। अब ये मोस्टली दलित, आदिवासी, ओबीसीज के लिए काम करती है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। इसका इंस्पिरेशन कौन है? साहू महाराज, महात्मा फुले, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन लोगों ने अनटचेबिलिटी वगैरह के लिए काम भी किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये बेसिकली बोलती है कि भैया हमें क्या करना है, हमें दलित्स का वेलफेयर करना है, ठीक है। अब यूपी में और काफ़ी जगहों पर इसका बहुत प्रेजेंस है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में, एंड कई बार इसने सरकार बना रखी है। 2019 के इलेक्शन में इसको 3.63% वोट मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पॉलिटिकल पार्टी आती है बीजेपी। तो बीजेपी जो है ना, एक्चुअली इसका पुराना नाम था जनता दल, और इसका जो सिंबल था पुराना एक दिया था सिंबल, ठीक है, मतलब एक दीपक जो होता है वो था। बट ये पार्टी को बाद में नाम इसका चेंज किया गया है 1980 में, और इसका नाम भारतीय जनसंघ से, भारतीय जनसंघ नाम था, हाँ, भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी रख दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा पार्टी बनाया था 1951 में, ठीक है, भारतीय जनसंघ, जिसको 1980 में भारतीय जनता पार्टी रखा गया। दीनदयाल शर्मा जी जो हैं वो बेसिकली इसके उस टाइम पर लीडर थे। इट वॉन्ट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज कल्चर। तो ये कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जिसका मतलब होता है अंत्योदय, उस पर फेथ रखती है। अंत्योदय का मतलब है जो सबसे अंतिम पर्सन है सोसाइटी में उसका भी उदय होना चाहिए, ठीक है। कल्चरल नेशनलिज्म या हिंदुत्व इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कल्चरल नेशनलिज्म क्या होता है? देश के अंदर जो कल्चर है ना उससे बेसिकली आप देश को जोड़ो, ठीक है। ये 1998 में एनडीए बना करके पावर में आई थी, और आज के टाइम पर लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा की। 303 सीट इसके पास है भाई, 4 ही होनी चाहिए ना, 303 है। नेक्स्ट है सीपीआई। सीपीआई जो पार्टी है ना बच्चों, ये आज़ादी के पहले बनी हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर कि जो स्मॉल फार्मर्स थे या जो भी पुअर फार्मर्स थे वो बेसिकली कांग्रेस के साथ इतना नहीं रिलेट कर पा रहे थे, है ना, और वो नो रेंट कैंपेन भी कर रहे थे जिसको कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो उस ज़माने में ये पुअर जो भी हमारे फार्मर्स थे उन लोगों ने कम्युनिज्म को अपनाना शुरू कर दिया था, और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉर्म हुई थी, ठीक है। ये सेक्शनिज्म और कम्युनलिज्म में नहीं बिलीव करते हैं। सेक्शनिज्म मतलब सोसाइटी के अंदर बहुत सारा सेक्शंस नहीं होना चाहिए, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। उस जमाने से ही ये इनमें बिलीव नहीं करते थे कि मतलब भाई सेक्शंस तो नहीं होने चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मानना था। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब पार्लियामेंट सबसे पावरफुल चीज़ होती है डेमोक्रेसी के अंदर, ऐसा इनका मानना होता है, ठीक है। आजकल थोड़ी सी ये वीक हो गई है, क्यों? क्योंकि सीपीआईएम करके ये पार्टी बना ली गई थी 1964 के अंदर, ठीक है, स्प्लिट हो गया था ये, बट फिर भी इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। इसको 1% वोट मिला था, 2 ही सीट्स मिली थी, ठीक है बच्चों। सीपीआईएम 1964 में सीपीआई से ही निकल के बनी है, एज आई टोल्ड यू। तो ये देखो सीपीआई और सीपीआईएम सिंबल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हो फार्मर वाला सिंबल है, यहाँ पे वर्कर वाला सिंबल है, हैमर। इसका जो बैकग्राउंड है ना वो बेसिकली जो हमारा पहले ईस्ट पाकिस्तान था ना, बाद में जिसका नाम बांग्लादेश हुआ, जब वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी ना इंडिया की, तो वहाँ से कुछ रिलेटेड है, इसकी पीछे की स्टोरी है कि कुछ लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे इस वॉर को, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, और इसी बैकग्राउंड के चक्कर में लाइक पूरी पार्टी डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में। सो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को समझती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो इलेक्शंस बिल्कुल डेमोक्रेटिकली कंडक्ट होने चाहिए, रेगुलर, फ्री, फेयर, अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ होने चाहिए।
वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसको मिलता है, इस पार्टी को। एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे एलपीजी वगैरह लाई गई थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उन चीज़ों को लेकर के ये पार्टी थोड़ी सी स्केप्टिकल है। इसको लगता है ना कि बाहर के लोग आएंगे यहाँ पे और अगर इंडस्ट्रीज डालेंगे तो उसे कहीं ना कहीं लेबर का, क्योंकि देखो यहाँ पे हैमर है ना कहीं वर्कर है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, जो फार्मर है उसको अपना हक नहीं मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, ये पार्टी वेस्ट बंगाल में 34 ईयर्स तक लगातार पावर में थी एंड लोकसभा इलेक्शन में 1.7% इसको वोट मिला था 2019 के अंदर। सो व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? CPIM कब बना था? कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया 1964 में बच्चों। नाउ INC, ये हमारे इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। फॉर्म हुई थी 1885 के अंदर। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर थे और ये चाहते थे यंग एंड लाइक द मॉडर्न इंडिया बनाए, यंग एंड मॉडर्न नहीं, लेकिन हाँ मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। ठीक है, ये सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करती है और ये 1977 तक हमेशा यही पार्टी लगातार पावर में थी। फिर धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, फिर 1989 में वापस में पावर में आ गए थे, 1980 से 89 तक। ठीक है, ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज के ना व्यूज हो सकते हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट एंड सेंट्रिस्ट। ऐसी पार्टी ना जो बहुत लिबरल होती है और लिबरल पॉलिसीज अपनाती है उसको लेफ्टिस्ट बोलते हैं। ऐसी पार्टी जो बहुत कंजर्वेटिव होती है, मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो करना है ना, सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ऐसी वाली जो पार्टी होती है ना उसको हम बोलते हैं राइटिस्ट। और सेंट्रिस्ट है मतलब दोनों चीज़ें ही अपनाएगी, पुराने ट्रेडिशंस भी इसको पसंद हैं, बीच बीच के जो लाइक नए ट्रेडिशंस है वो भी पसंद है। सो इट्स अ सेंट्रिस्ट पार्टी। आज के ज़माने में इंडिया में लगभग ऑलमोस्ट सारी पार्टी जो है वो सेंट्रिस्ट ही हो गई है बच्चों। ठीक है, यूपी अलायंस के लीडर थे एंड 2019 में 52 सीट्स मिला था, बीजेपी को 303, इसको 52 सीट्स मिले थे। एंड लास्ट पार्टी इज एनसीपी। एनसीपी जो है शरद पवार जी, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी प्रोमिनेंट फेस है और ये आईएनसी से ही स्प्लिट हुई थी 1999 में। देखो 1999 में ना बेसिकली कांग्रेस को मिल गया था काफ़ी सारा वोट। ठीक है, लेकिन बीजेपी भी आ गई थी फिर अलायंस बना करके। अब जब कांग्रेस को बहुत सारा वोट मिला ना तो सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी। ठीक है, बट यहाँ पर उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, सोनिया गांधी जी जो है वो बॉर्न नहीं हुई है इंडिया में, ऑल्दो शी इज़ मैरिड टू एन इंडियन मेल, लेकिन लाइक इंडियन राज्य इनकी शादी तो हुई है भारतीय जो भी है पुरुष से, लेकिन वो एक्चुअली में बॉर्न नहीं हुई है। ठीक है, इसीलिए ये पार्टी स्प्लिट हो गई थी। देखो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, wants high offices of the government to be confined to the natural born citizens of India। ठीक है, और ये जो पार्टी है महाराष्ट्र में अभी भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, कोएलिशन पार्टनर है इसके कांग्रेस एंड 2004 से यूपीए के ही अलायंस में काम करी है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी। अब आता है बेटा स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज मैंने आपको बताया 6% वोट और 2 सीट चाहिए इसको। कहाँ पे भाई? लेजिस्लेटिव असेंबली में, बोले तो विधानसभा के अंदर। अब देखो हमारी यहाँ पे स्टेट पार्टीज भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं जब से कोलिएशन गवर्नमेंट का ट्रेंड आना शुरू है, और होगा भी क्यों नहीं भाई, दिन पर दिन जनता पॉलिटिकली एक्टिव होती जा रही है ना। तो स्टेट पार्टीज जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हर स्टेट के मुद्दों को सरकार के सामने लेकर आती हैं। रीजनल पार्टीज नीड टू बी अब आजकल ये रीजनल नहीं है आइडियोलॉजी में। ठीक है, और सेंट्रल लेवल तक पे भी इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ हो चुकी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि हमें इनकी मदद लगेगी, क्योंकि हम अगर मेजॉरिटी में नहीं आए तो हमें इनकी मदद लगेगी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आपकी स्टेट की भी डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टी होगी रीजनल वाली, तो वो डेफिनेटली आप याद रखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, दे आर सर्टेन स्टेट्स जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको रीजनल लेवल की मिलेगी नहीं, जैसे यहाँ देख सकते हो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन सब स्टेट्स में आपको ना कोई रीजनल पार्टी नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे स्टेट्स में मिलेंगी। ठीक है, और ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं कहीं ना कहीं कोलिएशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है
ये मैप से वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ज़माना है, तो भैया देख के चले जाना, कभी आ भी सकता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके ऐसे सिंबल विम्बल सेम सेम से हैं, तो वो चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आता है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया रोल क्या है कोलिएशन गवर्नमेंट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट पार्टी का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। देखो रीजनल पार्टीज जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कोलिएशन गवर्नमेंट में, और वो स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी को। आजकल जितने भी हमारे सेंट्रल लेवल पे सरकारें बैठी हैं या जो भी बैठे हैं, उनको इनकी वॉइसेस को सुनना ही पड़ेगा। रीजनल पार्टीज जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म है। आप जाते हो नेशनल लेवल पे, रीजनल पार्टीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो अपने वॉइसेस को वॉइस आउट कर सकते हैं, अपने कंसर्न्स को वॉइस आउट कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ हैव टू लिसन टू द वॉइसेस ऑफ एरियाज। अभी उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में अपने फेडरलिज्म चैप्टर में देखा भी होगा कि बेसिकली हमारी जो एक ऐसे लाइन लग रखा है ना, उसमें इंदिरा गांधी जी का कार्टून बना हुआ है, लोगों को ऐसे प्रसाद बांट रही हैं, हर स्टेट को पावर बांट रही है। आजकल ऐसा नहीं है बच्चों, आजकल स्टेट पार्टीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं, तो हमारी केंद्र सरकार को उनके बारे में सुनना पड़ता है। नाउ कम्स द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, और ये चैलेंजेस सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही कोई डेमोक्रेसी नहीं है ना, उनके यहाँ कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मेंबरशिप रजिस्टर नहीं फॉलो किया जाता, और एक्चुअली में बेसिकली जो भी पावर है वो लीडर्स टॉप वाले उन्हीं के पास होता है ना। ऑर्डिनरी मेंबर टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए, ऐसा कोई डेमोक्रेसी है नहीं उधर। सो all over the world there is a tendency in political party towards the concentration of power in few leaders. Internal democracy नहीं है, membership register नहीं रखते, organizational meeting नहीं करते हैं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। सारे लीडर्स ही के पास ही डिसीजन मेकिंग होएगी, एकदम टॉप लीडर्स के पास में। तो इस तरीके से कह सकते हो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, ठीक है। सेकेंड चैलेंज है बेटा डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसको हम बोलते हैं परिवारवाद। आज के ज़माने में आपको मतलब ये कितना देखने को मिल रहा है ना, मतलब नेता का बेटा नेता बनेगा, फिर उसका बेटा भी नेता बनेगा। तो बेसिकली जो हमारी टॉप इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं, टॉप लीडर्स के पास ही सारा पावर है, तो टॉप लीडर्स जो हैं वो कैंडिडेट में किसको खड़ा करते हैं, अपने ही रिश्तेदारों को खड़ा करते रहते हैं। तो इस तरीके से एक ही फैमिली के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर जाते जा रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन। देन कम्स रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो हम वैसे तो कहते हैं कि इलेक्शंस रेगुलर होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बट आजकल आप देख ही रहे, आजकल क्या पुराने ज़माने से ऐसा होता आ रहा है ना, अनफेयर मीन्स यूज़ होते हैं इलेक्शंस में। तो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है या जो थोड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, डराने वाले धमकाने वाले, उनको टिकट मिल जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा इंडिया में ही नहीं है बच्चों, दिस यू कैन फाइंड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। जैसे ये तुम देख रहे हो इटली के अंदर भी एक आपके बुक के अंदर दे रखा है ना, एक कार्टून दे रखा है। बर्लस्किनी जो है वो इटली के अंदर लीडर बन जाते हैं, इनके पास एक पूरा का पूरा टीवी चैनल है, इनके पास फुटबॉल टीम है, इनके पास बैंक है, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं और हर जगह पे अपने बारे में अच्छा अच्छा बताते रहते हैं, ठीक है। तो मनी एंड मसल पावर वाले जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर करना उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। देन अगेन मनी एंड मसल पावर, आपको ये यूएसए का भी एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ सीनेट हाउस दिखाया गया है ना। सीनेट हाउस के अंदर ये जो बेसिकली बहुत बड़ा सा जो पिग है ना, वो दिखा क्या रहा है, पैसा। पिगी बैंक होता है ना, पैसे को दिखाते हैं, और इनके पॉकेट में सीनेटर्स हैं। बेसिकली वहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं ना, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके हिसाब से लॉज बना रहे हैं ये सारे मिनिस्टर्स, उनके पॉकेट में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है। सो सी द रोल ऑफ मनी, the industrialists who are having a lot of money, they can even make the leaders to basically force the leaders to make policies in their favor, उनके फेवर में पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज नो मीनिंगफुल चॉइस। तो जनता के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस देखा जाए तो है नहीं। तुम बीजेपी चुन लो या कांग्रेस चुन लो, ऐसे जमीन आसमान का फर्क तो नहीं होने वाला है, ठीक है। सो वी डू नॉट हैव एनी मीनिंगफुल चॉइस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एज फार एज बेटा पॉलिसीज देखा जाए तो, ठीक है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनकी पॉलिसीज काफ़ी मोर और लेस सेम ही है।
तो चैलेंज क्या हुआ? सबसे पहला चैलेंज था हमारा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आएगा एग्जाम में, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, and the last one is no meaningful choice. ग्रेट, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रहना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स द वेज टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो अभी तक तो हमने देख लिया भाई कि पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी सारी प्रॉब्लम है, मुसीबतें हैं। अब भाई इनको सुधारा कैसे जाए, सुधारें कैसे? तो सबसे पहला है, 2-3 हमने प्रैक्टिकली कुछ लॉज बनाए हैं जिसे हम सुधार सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। सबसे पहला है बेटा, हम लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया है, ठीक है। ये लॉ बना है 1985 में, इसको बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। पहले क्या होता था ना, कोई कैंडिडेट है कहीं से इलेक्शन के लिए, वो अगर सपोज करो खड़े हुए हैं कैंडिडेट जी और वो जीत गए, जीतने के बाद पार्टी बदल लेते थे, बट आज के टाइम पर ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन के पहले ही आप पार्टी बदल सकते हो, उसके बाद नहीं बदल सकते, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए एक तरीके से एफिडेविट डिक्लेयर करने के लिए बोलती है। एफिडेविट इज समथिंग ओपन टू द पब्लिक। अभी आप जाओ, किसी भी लीडर का एफिडेविट आप जाकर के इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। इट इज़ लाइक अ डिक्लेरेशन जो कि बताता है कि उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनके पास क्या एसेट्स हैं, उनके क्या क्या केसेस पेंडिंग है। एवरीथिंग इज ओपन एंड लाइक इज ओपन फॉर द पब्लिक, वो देख सकते हैं एफिडेविट में। ये हर कैंडिडेट को जो इलेक्शन फाइट कर रहा है उसको पहले ही एफिडेविट जमा करानी पड़ती है। द लास्ट वन इज, इलेक्शन कमीशन ने एक तरीके से बोल दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी को कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है ना, डोनेशन के नाम पर हर जगह से फंड इकट्ठा करती रहती है और बाद में इनकम टैक्स भी नहीं फाइल करती। तो ये इनको बोला गया। इसके अलावा कुछ सजेशंस हैं। क्या सजेशंस है भाई? कि कुछ लॉ बनाना चाहिए इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो मेंबर बैठे हैं वही तो लॉ बना रहे हैं ना, वो ऐसा लॉ बना ही नहीं रहे हैं जिससे उनका नुकसान हो जाए, तो इसलिए बोल दिया गया ये एक सजेशन है, ठीक है। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स टू द वुमेन। 1/3 टिकट वुमेन को देना चाहिए। अब 1/3 सीट इन लोगों ने अभी लोकसभा राज्यसभा में ही नहीं दी है महिलाओं को, सिर्फ अभी तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है, तो पॉलिटिकल पार्टी में कैसे दे देंगे? ये भी हमारा सजेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा, कुछ स्टेट फंडिंग होना चाहिए। इलेक्शन में इतना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन में, बट यहाँ पर फिर जनता आ जाती है, बोलती है भाई हमारा जनता का पैसा इलेक्शन में क्यों लगाओगे? रोड बनवाओ, सड़क बनवाओ, जो भी तुमको करना है, इंस्टीट्यूशन बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ऐसे इलेक्शन में हम क्यों बहाने दे पैसा? तो ये सजेशन भी नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। People can put pressure and on political party. This can be done through the petitions, publicity and agitation. हाँ, ये थोड़ा doable है, लेकिन जनता खुद अपनी परेशानियों में इतनी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहे हम। फिर भी बनाते हैं, जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं कोशिश करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बनाए। एंड देन पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ द पीपल हु वांट टू चेंज द पॉलिटिक्स कैन जॉइन द पॉलिटिक्स। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है। तुमको अगर बदलना है भाई पॉलिटिकल पार्टी, उसको ज्वाइन करो पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। तो ये सारे हमारे सजेशंस हैं एंड कुछ हमारे पास एक तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाइड मेथड्स भी हैं। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों कि इसका आंसर आपको बताना है। अ डैश इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द ऑफिसर वेयर पर्सन मेक्स अ स्वॉर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एफिडेविट, डिक्लेरेशन, अग्रीमेंट और अपील। That's it. Unlock 20 ऑफर इज गोइंग ऑन सितंबर 16 तक है ये ऑफर। अभी आप मेरा कोड RSYT लगाओगे, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। इसके अलावा हमारे 2 नए बैचेस भी आ रहे हैं एंड हम एक नया फीचर लेकर आए हैं, डाउट रूम। इस डाउट रूम में आप आ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। डेडिकेटेड है ये सेशन, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के लिए है। एंड वी हैव प्रगति बैच फॉर क्लास 9, अभिमन्यु बैच फॉर क्लास 10,
जो टर्म 2 एग्जाम के लिए, और इसका कॉस्ट सिर्फ 6,000 रुपीज़ है। यहाँ पर भी तुम अभी RSYT कोड लगाओगे ना, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू बेसिकली join these classes. Yes, so that's all guys, thank you so much. Let me know in the comment box if you have any doubt, and कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो शेयर करो, एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।